हेलो गाइस, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में जो एग्जाम की दृष्टि से काफी हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताएं। दोस्तों आज हम 5 मार्च 2022 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। शिफ्ट 2 का पेपर है। 5 मार्च 2022 का पेपर शिफ्ट 2 का। आज हम गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं आज के हम पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है दोस्तों वीडियो के में अंत तक जरूर बने रहें, काफी हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। और कमेंट बॉक्स में अपना अपना फीडबैक जरूर दें। दोस्तों चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 31 से लेकर हम 60 तक के प्रश्नों को, कुल 30 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। कितने क्वेश्चनों को करेंगे? कुल 30 क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। चलते दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, योग का पता लगाएं। किसका पता लगाना है? योग करना है। दोस्तों दिया है, क्या दिया है? 147/826 प्लस 377/826 हमें योग करके बताना है। तो दोस्तों करते हैं, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 826 147 प्लस 377। दोस्तों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 524। कितना हो जाएगा दोस्तों? 524/826। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 500/826। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है देखते हैं दोस्तों। एक शर्ट की असली कीमत $30 थी। कितने डॉलर थी? $30 थी। उसके बाद इसे घटाकर $15 कर दिया गया। शर्ट के मूल्य में कितना प्रतिशत कमी आई? चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों पहले शर्ट की कीमत कितनी थी? $30 थी। कितनी थी? $30। इसमें कमी कितनी आई? कमी कितनी आई? घटाकर इसे कितना कर दिया गया? 15%। कितनी कमी आई? तो 15 की कमी आई। तो शर्ट के मूल्य में कितने प्रतिशत कमी आई? परसेंटेज में पूछ रहा है आंसर। कितने परसेंटेज कमी आई? तो कितना परसेंटेज कमी आई दोस्तों? 15 की कमी आई। कितने पर कमी आई? 30 पर। परसेंटेज निकालेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 पंजा 15, 5 धम 50। कितने परसेंटेज की कमी आई दोस्तों? 50% की कमी आई। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 50% की कमी आई। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आंसू के पास लिखने के लिए 24 पेज थे। आंसू के पास लिखने के लिए कितने पेज थे? 24 पेज थे। शाम तक उसने 25% काम पूरा कर लिया। कितना परसेंट काम पूरा कर लिया? 25% पूरा काम कर लिया। तो दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं सॉल्व। आंसू के पास कितने पेज थे? 24 थे। उसने 25% पूरा काम कर लिया। कितने परसेंट पूरा काम कर लिया? 25%। शेष कितना बचा उसके पास? अब शेष बचा 75%। हमें शेष काम निकालना, कितने पन्ने बचे शेष वाला? तो 75% काम शेष बचा उसका। तो कुल कितने पेज थे? कुल थे 24। शेष कितना बचा हमारा? 75%। दोस्तों निकालेंगे, चलो जल्दी से निकालते हैं। देखो 24%, 24 गुणा 75/100, 25 दिया 75 और 25 चौके 100, 4 6 24। कितना हो जाएगा? 6 गुणा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 18। 6 दिया 18 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तो कितने शेष पेज बचे? 18। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका
12.5% 64 है। 12.5% कितना है? 64। तो चलते हैं दोस्तों, वह संख्या ज्ञात की जिसका 12.5% 64 है। दोस्तों इसी प्रश्न को कैसे करेंगे देखते हैं। 12.5% कितना दिया है? 64 दिया है। कितना दे रखा है? 67। जब 12.5% 64 है तो 100% कितना होगा? तो 12.5% का मान दे रखा है 64, तो हम 1% का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 64 बट्टे 12.5, ये 1% का मान हो गया। अब हमें निकालना है 100% का मान। कितने परसेंट का मान निकालना है? 100% का मान। तो इससे हम क्या कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। देखो दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ हो गया 125, ऊपर हो गया 1000। अब 25 से भाग दो, 25 पे 125, 25 चौके 100, जीरो की जीरो, 5 8 40, 8 बार गया। यहाँ पर क्या बचेगा? 64 गुणा 8 बचेगा। जब गुणा करेंगे हम 64 का 8 से तो कितना आ जाएगा? 512 आ जाएगा। हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? 512। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 92% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं और 46 अनुत्तीर्ण हुए हैं। कितने उम्मीदवार उपस्थित हुए? तो उत्तीर्ण अभ्यर्थी कितने हैं? उत्तीर्ण कितने? 92। तो अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे दोस्तों? बताइएगा जल्दी से। तो 8% क्या हो जाएंगे? अनुत्तीर्ण। देखो उत्तीर्ण है 92%, तो अनुत्तीर्ण कितने? 8% हो गया। क्योंकि कोई भी अपने आप में कोई भी संख्या पूरा 100 होता है। कोई भी चीज हो तो अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। तो जब 92% उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8%। और 8% का मान दे रखा है 46। 8% का मान कितना दे रखा है? 46। तो हमें क्या निकालना है? तो कितने उम्मीदवार उपस्थित हुए? तो 100% का मान निकालना है। कितने का निकालना है? 100% का। जब हम 1% का मान निकालते हैं तो 1% का मान निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? 1% का मान निकालेंगे तो 46 बट्टे 8 हो जाएगा। ये 1% का मान हो गया। तो 46 बट्टे 8 गुणा 100, 8 से भाग दो। देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 आ गया। 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 गुणा यहाँ बचा 25। क्या बचा? 23 गुणा 25। 23 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 तिया 75 की 5, यहाँ से लगी 7, 25 दूनी 50 और 7 57। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 575। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कितनी राशि 90 रुपए से 10% अधिक है? कितने परसेंटेज अधिक है? 10%। दोस्तों जल्दी से करिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। कोई भी राशि 90 रुपए से 10% अधिक है। देखो कोई भी चीज होती है अपने आप में 100% होती है, इतना तो सबको पता ही होगा। तो यह अपने आप में कितनी परसेंट है? 100% है। अब 10% अधिक कह रहा है, 10% अधिक के लिए क्या करेंगे? 10% जोड़ देंगे तो टोटल परसेंटेज कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा। अब निकालते हैं 90 गुणा 110 बटा 100, 0 से 0, 0 से 0, 11 नंबर 99, 11 नंबर 99 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि x का 12.5% 6 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का 12.5% कितना है? 6 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना हमें? x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। x का 12.5% कितना है? 6 है। इस तरह से करेंगे दोस्तों। परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे? 100। परसेंटेज जब हटाते हैं तो क्या आएगा? 100 आएगा। दशमलव हटाएंगे तो 0 आएगा। अब देखो 25 से भाग देते हैं। 25 पंजा 125, 25 चौके 100 और 0 की 0। यहाँ पे 5 है, ये से लिख लेते एक बार। यहाँ 5 बचा अपने पास, यहाँ बचा 40, बराबर में कितना है? 6। ये बचा अपने पास। देखते हैं 5 एकम 5 55 40, यहाँ कितना आया? 8।
हमारे पास क्या बचा है दोस्तों, देखते हैं। x 1/8 बराबर 6, ये 6 इधर जाएगा तो x बराबर 6 गुणा 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 6 48 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 48। कितना आंसर राइट हो जाएगा, 48 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों कोई भी प्रश्न समझ में ना आए तो उसे दोबारा से देख लें आप, ठीक है। प्रतिशत के रूप में अनुपात है 3:5 दिया है। क्या दिया है, 3:5 प्रतिशत के रूप में हमें निकालना है। देखो कोई भी संख्या अनुपात में ये होती है तो हम इसे, जैसे 3:5 है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 3/5। अब हमें कहाँ बदलना है इसे, प्रतिशत में। जब किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। या परसेंटेज हटाते हैं तो क्या करते हैं, 1/100 से भाग देते हैं। तो चलिए इसमें 100 से गुणा कर देते हैं, 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10, तो 3 गुणा 20 कितना हो जाएगा, 3 गुणा 20 60। कितना परसेंटेज आ गया हमारा, 60% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 0.375 कितने प्रतिशत के बराबर है। 0.375 कितने प्रतिशत के बराबर है। दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 0.375 कितने प्रतिशत के बराबर है। अभी मैंने बताया था जब भी हम परसेंटेज में किसी संख्या को बताते हैं तो क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे 100 से गुणा करेंगे, देखो यहाँ दशमलव लगा है, दशमलव को हटाएंगे, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, तो 1 2 3 कितने जीरो आ गए, 3। यहाँ पर 2 जीरो हैं, 2 जीरो से 2 जीरो को काट दो, खत्म। यहाँ क्या बचा हमारे पास, 375 375 बचा, और बटे में कितना हमारे पास 10। अब जब 10 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, 37.5 प्रतिशत राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37.5 ये दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 37.5 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वह संख्या चुने जो 2 और 7 से विभाज्य है। वह संख्या ज्ञात करनी है जो 2 से भी, जिसमें 2 से भी भाग जाए और 7 से भी भाग जाए। दोस्तों मैं बता दूं 2 से भाग जाएगा जिसके इकाई का अंक क्या में, इकाई के अंक में 2 से भाग जाएगा, उन संख्या में 2 का भाग चला जाएगा। तो देखो 1 है, यहाँ पे कितना है 1, क्या 1 में 2 का भाग जाता है, नहीं जाता है। तो बी ऑप्शन हटा दो। हमारे पास कितने ऑप्शन बचे, 3। देखो पहला ऑप्शन देखते हैं, 7 से विभाज्य। 7 से विभाज्यता का नियम होता है, अब 3-3 के पेयर बनाओ। कितने कितने के पेयर बनाते हैं, 3-3 के। जैसे संख्या दे रखी है 4 9 5 3 2, 3-3 के पेयर बनाते हैं। 3 का हो गया ये 3 का हो गया। ये 3 का नहीं बनना तो इसके आगे क्या लगा लेंगे, 0। अब हो गया 3 का। अब क्या करेंगे, तो लास्ट वाले में से पहले वाले को घटाओ, तो 532 में से कितना घटाना है, 49 घटाओ। जब 532 में से 49 को घटाएंगे, 49 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 483 बचेगा। कितना बचेगा, 483। अब 483 में 7 का भाग देखो जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो 7 से भाग देंगे, 7 6 42। कितना बचा हमारे पास, 8 में से 2 गया, कितना बचा, 6। तो 7 9 63, अंक तारा 3 का 7 9 63, तो पूरा भाग चला गया। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वह संख्या चुने जो 11 और 5 से विभाज्य है। देखो 5 का विभाज्यता का नियम क्या होता है दोस्तों, 5 का विभाज्यता का नियम होता है, 5 का विभाज्यता का नियम होता है जिसकी इकाई के अंक 0 और 5 हों तो 5 से भाग जाएगा। अब देखते हैं 0 5 किस किस में, देखो 0 इसमें भी है, इसमें दे रखा है 0,
इसमें नहीं है तो हटा दो इसको। इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो ऑप्शन डी। तो देखते हैं दोस्तों 11 से विभाज्यता का नियम। देखो 11 मैं बता दूं 7, 11 और 13 तीनों में हम एक ही नियम को फॉलो करेंगे, एक ही रूल को फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे? 3-3 के पेयर बनाएंगे, 3-3 के पेयर बनाएंगे। कितने कितने के? 3-3 के, 3-3 के पेयर बनाएंगे और लास्ट वाली संख्या में से पहली वाली संख्या को घटा देंगे और जो संख्या बचेगी उसमें हम क्या करेंगे? संख्या का भाग देके देख लेंगे, भाग चला जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो छोड़ देंगे। तो चलो करते हैं इसमें भी। तो देखो डी ऑप्शन इसको देखते हैं, लास्ट ऑप्शन क्या है इसका? डी। तो डी क्या कह रहा है? 39050 ये दे रखा है। तो 3-3 के पेयर बना लो, बना लिया। तो क्या है? 050 इधर क्या बचा हमारे पास? 039। ये जीरो हमने अपने मन से लगा लिया, आगे कितने भी जीरो लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। जब घटाएंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ भी बचेगा 1। अब देखिए 11 है, क्या 11 में 11 का भाग जाता है? हाँ डेफिनेटली जाता है। तो ये 11 से विभाजित है, जी हाँ 11 से विभाजित है और किसी भी संख्या में इस तरह भाग नहीं जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 55 से विभाज्य है? देखो अभी हमने किया था 5 और 11 का, तो इसी तरह से करेंगे। 55 के फैक्टर क्या होते हैं? मल्टीपल निकालेंगे हम। तो क्या निकालेंगे? 5 गुणा 11, 11 पंजा 55। तो इसमें 5 का भाग जाए और 11 का भाग जाए तो उसमें 55 का भाग डेफिनेटली जाएगा, ठीक है। देखते हैं तो 5 की विभाज्यता का नियम कहता है कि लास्ट में इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 और 5 होना चाहिए, 0 और 5। देखते हैं 0-5 है, 0-5 है, 0-5 है, 0-5 है, 0-5 है, सब में है। चलो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या दिया है। अब 11 की विभाज्यता का नियम कहता है कि 3-3 के पेयर बनाओ, पहले वाले में से लास्ट वाले को घटा दो, जो संख्या बचे उसमें 11 का भाग दो। यदि भाग चला जाता है तो संख्या विभाजित होगी और नहीं जाता है तो नहीं होगी। तो हमारे पास संख्या दी है 133-155, ये संख्या दे रखी है। 3-3 के पेयर बनाए, बना लिए। अब पहला पेयर है 155, दूसरा है 133, घटा दो। घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 1 में से गया 0, कितना बचा हमारे पास? 22। अब 22 में कितने का भाग देके देखना है? 11 का, 11 का भाग जा रहा है, 11 दूनी 22। दोस्तों ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अंत तक जरूर बने रहें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। निम्नलिखित में से कौन 9 से विभाज्य है? निम्नलिखित में से कौन 9 से विभाज्य है? देखो 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 9 का विभाज्यता का नियम कहता है सभी अंकों को जोड़ लो। सभी अंकों को क्या करना है? एक एक करके जोड़ लो और जोड़ के 9 से भाग दे लो। यदि 9 का भाग चला जाता है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा है? 2, 8, 5, 9, 3, 9। देखो 9 में 9 का जाएगा, 9 में 9 का जाएगा। 5 और 3 कितने होते हैं? 8। 8 और 8 कितना होगा? 16 और 16 और 2 कितने होते हैं? 18। क्या 18 में 9 का भाग जाता है? तो जाता है। तो दोस्तों ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 10 से विभाज्य है लेकिन 20 से नहीं? 10 से भाग जाता है लेकिन 20 से नहीं जाता। देखो दोस्तों मैं बता दूं 10 का भाग जाएगा तो किस किस में जाएगा? 10 का भाग 1 सेकंड दोस्तों रुकिए। निम्नलिखित में से कौन 10 से विभाज्य है लेकिन 20 से नहीं है? दोस्तों प्रश्न अच्छे से दिख रहा होगा आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखो 10 से विभाज्य लेकिन 20 से नहीं है। देखो 20 से विभाजित होगी संख्या तो वह 5 से भी होगी और 4 से भी होगी। यदि 4 से विभाजित संख्या होगी तो लास्ट 2 डिजिट में उसका भाग जाना चाहिए। लेकिन इसमें क्या कह रहा है? लेकिन 20 से नहीं है। तो 20 से कौन सी वाली संख्या नहीं है? देखते हैं 4 का भाग देके। 90 में क्या 4 का भाग जाता है? 4 का भाग देके देखते हैं। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बच्चे कितना? 1, कितना हो गया? 10। 4 दूनी 8, शेष कितना बचेगा? 2 शेष बच रहा है। ऑप्शन ए में 20 का भाग नहीं जा रहा। अब देखते हैं 10 का भाग जा रहा है क्या? तो 10 का विभाज्यता का नियम कहता है 2 × 5। इसके फैक्टर कितने होते हैं? 2 × 5। 2 का भाग जाना चाहिए या 5 का भाग जाना चाहिए? देखो 5 के लिए 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो इसके अंदर 0 है तो 5 का भाग जाएगा ही जाएगा।
और 2 के भाग के लिए क्या होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 0 में 2 का भाग जाता है, जाता है। देखते हैं 90, 2 चौके 8, 2 पंजा 10। तो ये ऑप्शन राइट हो जाता है। देखो 10 से विभाजित है लेकिन 20 से नहीं है। 10 का तो भाग जा रहा है इसके अंदर, लेकिन 20 का भाग नहीं जा रहा है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 7 से विभाज्य है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था 3 3 के पेयर बनाना है, कुछ नहीं करना, 3 के पेयर बनाना है। पहली संख्या में लास्ट संख्या को घटाना है, जो संख्या शेष बचती है उसमें हमें क्या देना है, भाग देना है। चलते देखते दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दिया है 8 7 6 8। 3 3 के पेयर बनाना, बना लिया। इधर 8 आ जाएगा, इधर 0 0 लगा लो अपनी मर्जी से, ठीक है, लगा लिया। अब घटाते हैं, घटाओ क्या बचेगा हमारे पास, घटाना करो। 8 में से 8 गया, क्या बचा, 0 बचा। इधर बचेगा 6, इधर बचेगा 7। क्या इसमें 7 का भाग जाता है, 7 एकम 7 तो 56 नहीं जाता, शेष बचेगा इसके अंदर। अगला देखते हैं, बी ऑप्शन क्या है, 9 5 4 3। ये 3 3 के पेयर बनाओ, बना लिए। अब कितना है यहाँ पे, 543 में से कितना घटाना है, 9 घटाना है। तो इस तरह से घटा के देखेंगे दोस्तों, इसके अंदर भी भाग नहीं जाएगा। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में भी भाग नहीं जाएगा। ऑप्शन डी देखते हैं, ऑप्शन डी दे आए, क्या दे रखा है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में दिया है 1 4 2 8 7, ये दे रखा। 3 3 का पेयर बनाओ, बना लिया। घटाना करो, 2 8 7, कितना घटाना है, 14, 14 घटा दो। 7 में से 4 का कितना बचा, 3 बचा। 8 में से 1 गया, कितना बचा, 7 बचा। इधर क्या बचेगा, 2। अब देखो 200 कितना है, 73 है। क्या 7 का भाग जाता है, देखते हैं। 7 दिया 21, बचा कितना यहाँ पे, 6। 7 9 63, तो 7 का भाग जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 5 से विभाज्य है लेकिन 4 से नहीं। 5 का तो भाग जा रहा है लेकिन 4 का नहीं जा रहा है। देखो 4 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग जाना चाहिए, लेकिन 4 से नहीं है। देखो पहला ऑप्शन है, इसमें दिया 40, तो 40 में 4 का भाग जाता है, जाता है। 4 एकम 4, 0 की 0। 65 65 में क्या 4 का भाग जाता है, 65 में क्या 4 का भाग जाता है दोस्तों, बताइएगा जल्दी से। 4 एकम 4, बची कितनी, 2 25 हो गया। 4 6 24, बचा कितना, 1 शेष बचेगा, 4 का भाग नहीं जाएगा। दोस्तों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्योंकि 4 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, लास्ट के 2 अंक देख लो, लास्ट के कितने अंक देख लो, 2 अंक। 2 अंक में भाग देके देख लो, भाग जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा तो रहने दो। अब 5 का विभाज्यता का नियम कहता है लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 हो या 5 हो। देखो इसके अंदर 5 है तो 5 का भाग जाएगा। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, देखो इसके अंदर 5 नहीं है, इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा, तो डी ऑप्शन हटा दो, वैसे ही देखते ही हटा दो उसे। चलते अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना है। इस प्रश्न को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, होमवर्क। मैंने पहले वाले सेट में भी ये प्रश्न करवाया था और ये प्रश्न इस सेट में भी आया है। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। ये होमवर्क प्रश्न हो गया। देखते हैं हमारी क्लास, हमारी इस वीडियो को कितने लोग देख रहे हैं और कौन कौन अच्छे से सीख रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर सभी को देना है। जितने भी लोगों ने क्लास देखी है वो सबको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। क्या हो जाएगा, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। देखते हैं दोस्तों प्रश्न कौन सी सबसे छोटी भिन्न होगी। चलिए दोस्तों, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए दिया है 13/15। ऑप्शन बी है 29/41। ऑप्शन सी है 5/6 और ऑप्शन डी है 54/71। दोस्तों वही एक तरीका हमारा करने का,
सभी संख्याओं का डिफरेंस लेंगे। क्या लेंगे? डिफरेंस, अंतर। अंतर से करेंगे। क्या से करेंगे? अंतर। तो संख्याओं का अंतर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 13, 29, ऊपर कितना दिया है 5, यहाँ कितना दिया है 54। लिख लिया हमने सबके नीचे। अब सबका डिफरेंस लिखते हैं। 15 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। कितना आएगा हमारे पास? 2। 41 में से 29 गया तो कितना बचेगा हमारे पास? 12 बचेगा। कितना बचेगा? 12। 6 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 54 में से कितना गाएंगे? 71 घटाएंगे। 71 में से 54 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 17 बचेगा। अब दोस्तों देखते हैं, 2 छक्के 12, 6 बार गया, 1 बचा, 2 पंया 10। अगला देखते हैं, 12 दूनी 24.5 आ जाएगा। 5 एकम 5, 1 का भाग जब 5 में देंगे तो 5 बार ही जाएगा। 17 तिया 51, 17 तिया 51, 3 बार गया। कितना बचा हमारे पास? 3 शेष बचा। तो जी कितना शेष बचा? 3 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 17 एकम 17, तो 3.1। अब दोस्तों आपको बताएं, आपको ही बताना है इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ये यहाँ पर है 6.5, 2.5, 5 और 3। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी इसमें? तो सबसे छोटी तो यही होगी ना, 2.5। तो 2.5 क्या है? 29/41, 29/41। तो ये रहा हमारा ऑप्शन 29/41, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक तंबू का आधार 150 सेंटीमीटर परिधि का एक नियमित षट्भुज है। आधार की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? हमें क्या बताना? आधार की जो प्रत्येक भुजा है उसकी लंबाई बताना है। तो षट्भुज का आकार क्या होता है दोस्तों? ऐसा कुछ षट्भुज होता है इस तरह का। हमारा षट्भुज देख लो कैसा बन रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। 1 2 3 4 5, ये तो पंचभुज बन गया दोस्तों। षट्भुज बनाना है, षट्भुज ऐसे करते हैं, अब सही बनेगा। अरे षट्भुज बन जा। इसको इससे जोड़ो, इसको इसको जोड़ो, इसके जोड़ो, इसको जोड़ो। ये रहा हमारा षट्भुज। इस आकार का एक क्या है? तंबू है षट्भुज के आकार का। तो इसका जो आधार है 150 सेंटीमीटर परिधि का है। कितना है? 150 मीटर। जब परिमाप दे रखा है हमें, कितना दे रखा है? 150 सेंटीमीटर। देखो षट्भुज में कितनी भुजाएं होती है? 6। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 6 से। क्या हो जाएगा? 6 से। कितना दे रखा है? 150। तो ए की वैल्यू निकालनी है हमें। 150 में कितने का भाग देंगे? 6 का। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, कितना बचा? 3, 6 पंया 30, 25 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा हमारा? 25 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन में कितना दिया है? 20, बी ऑप्शन में 15, सी ऑप्शन में 25। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? देखो कि चतुर्भुज होता है तो 4a, चतुर्भुज होता है तो क्या करते हैं हम? 4a। क्या करते? चतुर्भुज होता है तो 4a। चतुर्भुज होता है तो 4a, त्रिभुज होता है तो 3a, पंचभुज होता है तो 5a, और षट्भुज है तो 6a। इस तरह से निकालते हैं। ओके दोस्तों, चलते अगले प्रश्न पर। एक नियमित घनाभ में शीर्ष होते हैं। किसकी पूछ रहा है? घनाभ की। कई बार प्रश्न सीटेट में, कई बार ये प्रश्न इस तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं हमें। सीटेट में कई बार इस तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं। देखते हैं दोस्तों, एक नियमित घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं? तो घनाभ कुछ किस तरह की आकृति होती है दोस्तों? इस तरह की आकृति होती है। मैं बना रहा हूं, बताना कमेंट करके मेरा घनाभ कैसा बना है। ठीक है, ये घनाभ है, इसको हम इससे जोड़ देते हैं। ये घनाभ है। तो दोस्तों घनाभ के अंदर ये जो फलक, इसे क्या बोलते हैं? किनारे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किनारे। ये किनारे होते हैं। इसे क्या बोलते हैं? शीर्ष। क्या बोलते हैं इसे? शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष।
और जो दोस्तों आपने कमरा देखा होगा, कमरा की जो छत होती है ना, उसे क्या बोलते हैं, फलक बोलते हैं। इसके अंदर कितनी फलक होंगी, हम अपने आस जहां भी बैठे हैं, कमरा होगा, रूम होगा, किसमें बैठे होंगे, वो एक घनाभ के आकार का है। आप देखोगे उसमें एक छत है, एक नीचे का फर्श है, दो हो गया, एक साइड की दीवार, इस लेफ्ट वाली, एक राइट वाली, एक सामने वाली, एक पीछे वाली। तो कितनी फलक हो जाती हैं, 6 फलक होती हैं। एक ये, एक ये, एक ये, एक इसके नीचे की, एक सामने वाली, एक इधर वाली, एक। तो कितनी फलक होती हैं, फलक, फेस कितने होते हैं इसके, फलक। तो 1 2 3 4 5 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, 6। शीर्ष, शीर्ष कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो शीर्ष हमारे कितने हो गए, 8। अब किनारे कितने होते हैं, 1 2 3 4, 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो किनारे कितने होते हैं हमारे, 12। तो किनारे कितने हो गए हमारे, किनारे 12 किनारे। फलक कितने होती हैं, फलक 6 फलक होते हैं। और शीर्ष कितने होते हैं, शीर्ष तो 8 शीर्ष हो गए। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछ रखा है इसमें, शीर्ष पूछा है। क्या पूछा है, शीर्ष। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। शीर्ष क्या पूछा है, शीर्ष। शीर्ष कितने होते हैं, 8। तो ऑप्शन ए में दे रखा है 6, ऑप्शन बी में दे रखा है 12, ऑप्शन सी में दे रखा है 8, ऑप्शन डी में दे रखा है 4। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51। यदि एक वर्ग एबीसीडी का विकर्ण क्या दे रखा है, 5√2 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों इस तरह का प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था। तो दोस्तों वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है विकर्ण का फॉर्मूला होता है विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, किसका विकर्ण, वर्ग का। तो वर्ग का विकर्ण होता है a√2। अब विकर्ण दे रखा है यहाँ पे, कितना दे रखा है, 5√2 विकर्ण दे रखा है। तो यहाँ a√2 कितना है, a√2। अब √2 से √2 कट गया, a का मान क्या निकल आया यहाँ पे, a का मान निकल आया 5। a का मान, a क्या हो जाएगी यहाँ, भुजा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, भुजा। a क्या हो जाएगी, भुजा। देखो ए बी सी डी का विकर्ण, इसका क्षेत्रफल वर्ग, ए वर्ग ऐसा इस आकृति का वर्ग होता है, एक ए बी सी और ये डी, ये ए सी हमने क्या डाल दिया, विकर्ण डाल दिया। इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 5√2, 5√2 दे रखी है। अब इसका हमें क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल a²। तो a यहाँ पर कितना दिया है, 5। तो 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दिए गए वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है। कितना है, 4√2 सेंटीमीटर है। दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या है जिसका क्षेत्रफल दिए गए विकर्ण वर्ग का दोगुना है। कितना है दोस्तों, दोगुना। दोस्तों इस प्रश्न को देखते हैं। दिए गए वर्ग का विकर्ण दे रखा है 4√2, विकर्ण दिया है 4√2, 4√2। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है। क्या होता है, a√2। √2 से √2 कट जाएगा। a का मान कितना निकल आया यहाँ पर, a बराबर कितना है, 4। जब a का मान 4 है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a² होता है ना, तो a² करेंगे जैसे ही 4 × 4 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसमें कह रहा है जिसका क्षेत्रफल दिए गए क्षेत्रफल के वर्ग का दोगुना है, दोगुना है। तो दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका, 32। कितना हो जाएगा, 32। अब दोस्तों बताइए, यदि क्षेत्रफल 32 है तब विकर्ण कितना होगा। तब के लिए एक फॉर्मूला मैंने लिखाया था, आप लोगों को ध्यान हो तो, कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण, विकर्ण का वर्ग
बटा 2, विकर्ण का वर्ग बटा 2। यहाँ विकर्ण क्या है, यहाँ क्षेत्रफल कितना है 32, 2 ऊपर आ जाएगा, यहाँ बचेगा विकर्ण का वर्ग, विकर्ण का वर्ग। तो 32 दूनी कितना हो जाएगा 64, यहाँ पर कितना आ जाएगा 64। यहाँ बचेगा क्या हमारा विकर्ण, क्या मान लेते हैं हम a मान लो, चलो a स्क्वायर हो गया, क्या हो गया a स्क्वायर। अब देखो यहाँ स्क्वायर, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 64 बराबर a स्क्वायर दे रखा है, तो 64 को कैसे लिख सकते हैं 8 का वर्ग। दोस्तों मैं बता दूं कैसे लिखेंगे इसे, यह हमारा आया था, कितना आया था 64 विकर्ण का वर्ग। अब 64 को कैसे लिखेंगे 8 का वर्ग, यहाँ विकर्ण का वर्ग, तो विकर्ण के वर्ग से वर्ग कट जाएगा, तो कितना बचेगा 8 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा हमारा 8 आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर विकर्ण कितना निकला है हमारा 8 सेंटीमीटर, विकर्ण कितना निकला है 8 सेंटीमीटर। दोस्तों क्वेश्चन समझ में अच्छे से नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, समझ में आ जाएगा। चलते अगले प्रश्न पर। अब यहाँ से हमारे पेडागोजी के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्या और उन पर संक्रिया मात्राओं का मापन आदि शिक्षण क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है, क्या करता है गणित के शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। ऑप्शन बी है गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को पूरा करता है। ऑप्शन सी है बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीकरण के उद्देश्य को पूरा करता है। ऑप्शन डी है महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर हो जाएगा। देखो संक्रियाओं मात्राओं मापन आदि का शिक्षण क्या कहलाता है, गणित शिक्षण संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न 54, राम खेल रहा है, राम क्या कर रहा है खेल रहा है। कैसे खेल रहा है, उसने लिया एक इस तरह खेल रहा है, राम खेल रहा है और 3 गेंदों को निम्न प्रकार से रखता है, 1 गेंद 2 गेंद 3 गेंद। फिर क्या कर रहा है 1 गेंद 2 गेंद 3 गेंद 1 गेंद, 3 के पेयर में गेंदों को रख रहा है, कितने कितने के में 3 के में। देखो ध्यान से, और मोहन उसके खेल को देखते हुए एक तालिका बना रहा है। मोहन क्या कर रहा है तालिका बना रहा है। मोहन क्या कर रहा है पहली बार में कितनी बॉल रख रहा है 3, दूसरी बार में कितनी बॉल रख रहा है 6, तीसरी बार में कितनी बॉल रख रहा है 9। दोस्तों बताना है ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन बड़ा होने की वजह से मैंने दो स्लाइड बनाई हैं। उनके कार्य से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, उनके कार्य से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। देखो राम खेल रहा है और मोहन गणित कर रहा है। राम और मोहन दोनों सामान्यीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। राम और मोहन दोनों केवल खेल रहे हैं, केवल खेल रहे हैं। राम गणित कर रहा है और मोहन खेल रहा है, ये तो बिल्कुल ही गलत बोल रहा है। देखो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखो राम खेल रहा है, राम तो खेल रहा है, 3 बॉल रख रहा है, क्या कर रहा है 1 2 3 ऐसे बॉल रख रहा है। और मोहन क्या कर रहा है उन्हीं बॉलों का गणितीकरण कर रहा है, क्या कर रहा है गणित कर रहा है। वो टेबल बना रहा है, 1 बार में 3 रख रहा है, 2 बार में 6 रख रहा है, 3 बार में 9 रख रहा है, 4 बार में 12, इस तरह से वह टेबल बना रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ह्यूरिस्टिक ग्रीक शब्द से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ क्या है जानना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है योजना बनाना, ऑप्शन सी है खोज करना, ऑप्शन डी है सोचना। दोस्तों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा खोज करना। क्या है खोज करना। दोस्तों काफी अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, कई एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है खोज करना। ह्यूरिस्टिक ग्रीक शब्द से व्युत्पन्न हुआ जिसका अर्थ क्या होता है खोज करना। क्या करना होता है खोज करना। ध्यान रखेंगे आगे से आने के भी चांसेस प्रश्न के। सभी गणितीय अवधारणाओं को ठोस वस्तुओं के माध्यम से नहीं सीखा जा सकता, यह कथन गणित की किस विशेषता को इंगित करता है। ऑप्शन ए है सार्वभौमिकता, ऑप्शन बी है व्यवहारिक विज्ञान, ऑप्शन सी है अमूर्तता, ऑप्शन डी है तार्किक विचार और लॉजिक रीजनिंग। दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है सार्वभौमिकता, ऑप्शन बी है व्यवहारिक विज्ञान, ऑप्शन सी है अमूर्तता, ऑप्शन डी है तार्किक विचार और लॉजिक लर्निंग। प्रश्न में कह रहा है सभी गणितीय अवधारणाओं को ठोस वस्तुओं के माध्यम से नहीं ये सीखा जा सकता, यह कथन गणित की किस ओर इंगित करता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या कहता है अमूर्तता का सिद्धांत क्या बोलता है अमूर्तता क्या दर्शा रहा है अमूर्तता की ओर इंगित कर रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है
पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य चरण क्या है? पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य चरण क्या है? ऑप्शन ए है पाठ्यक्रम के उद्देश्य तैयार करना, ऑप्शन बी है पाठ्यक्रम को शामिल करने की जाने वाली सामग्री विषय वस्तु का चयन करना, ऑप्शन सी है पाठ्यक्रम की सामग्री को व्यवस्थित करना, ऑप्शन डी है दिए गए सभी विकल्प। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाठ्यक्रम का मुख्य चरण क्या है? पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को तैयार करना, सही है। पाठ्यक्रम में शामिल की जाने वाली सामग्री विषय वस्तु का चयन करना, विषय वस्तु का ही तो चयन करते हैं हम, किस तरह की विषय वस्तु बच्चों को दिखानी है, क्या क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, तो ऑप्शन बी भी होगा। पाठ्यक्रम की सामग्री को व्यवस्थित करना, व्यवस्थित यानी क्रम से व्यवस्थित करना, सही है। ऑप्शन 1 2 3 तीनों राइट हो जाएंगे, इसका ऑप्शन डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दिए गए विकल्प सभी, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए उपचारात्मक शिक्षण के चरणों को अनुक्रमिक क्रम का क्या होना चाहिए? नंबर 1 है विद्यार्थियों का विश्लेषण, नंबर 2 है रणनीति का चयन करना, नंबर 3 है शिक्षण उद्देश्य, नंबर 4 है पाठ्यक्रम को अपनाना, नंबर 5 है मूल्यांकन करना। तो इसे कैसे व्यवस्थित करेंगे? तो नंबर 1 पे क्या आ जाएगा? नंबर 1 पे आएगा विद्यार्थियों का विश्लेषण। सबसे पहले हम क्या करते हैं? विद्यार्थियों का विश्लेषण करेंगे, कौन बच्चा कैसा है। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? इसका पहला नंबर हो गया। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? दूसरे नंबर पे आएगा शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण के उद्देश्य, इसका दूसरा नंबर हो जाएगा शिक्षण के उद्देश्य। तीसरा नंबर क्या होगा? पाठ्यक्रम को अपनाना, ये कौन सा नंबर हो जाएगा? तीसरा नंबर हो जाएगा पाठ्यक्रम को अपनाना। और चौथा नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2 रणनीति का चयन करना, ऑप्शन नंबर 4 नंबर का हो जाएगा। और लास्ट वाला क्या है? 5 नंबर का हो जाएगा मूल्यांकन करना। दोस्तों सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा और 5वां, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखो पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा और 5वां। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए है शिक्षण सहायता कठिन अवधारणा और अमूर्त विचारों को समझने की उपयोगी है, ऑप्शन बी है शिक्षण सहायता उन छात्रों को मनोरंजन प्रदान करती है जो इस विषय में रुचि रखते हैं, ऑप्शन सी है शिक्षण सहायता छात्र को सीखने के लिए प्रेरित करने में उपयोगी है, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द गिव ऑप्शन, मतलब दिए गए सभी प्रश्न। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ए बी सी, इसका क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो देखो शिक्षण सहायता कठिन अवधारणा अमूर्त विचारों को समझने में उपयोगी है, सही बात है। शिक्षण सहायता उन छात्रों को मनोरंजन प्रदान करती है जो इसे में रुचि लेते हैं, जो छात्र रुचि लेंगे उन्हें मनोरंजन जरूर आएगा, सही बात है। शिक्षण सहायता छात्र को सीखने के लिए प्रेरित करने में उपयोगी है, सत्य बात है। शिक्षण सहायता क्या है? शिक्षण सहायक सामग्री छात्रों को क्या करती है? प्रेरित करती है। क्या करती है? प्रेरित करती है। तो राइट 3 ऑप्शन हो जाएंगे, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न है सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता है, सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता है। ऑप्शन ए दिया है गैर अनुमानित, ऑप्शन बी है अनुमानित, ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष अनुभव, ऑप्शन डी है दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता है, तो सबसे प्रभावी शिक्षण कौन सा होता है? प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष अनुभव यानी बच्चों को सामने किसी वस्तु को हम दिखा दें, जैसे चौक है, ड्राम बॉक्स है, या शिक्षण सहायक सामग्री किसी वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से बच्चे के सामने प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष अनुभव कहलाता है। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज हमने गणित के और शिक्षण के कुल मिलाकर के 30 प्रश्न हल किए हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।